जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच जीके जीएस से संबंधित 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ एक बार पुनः उपस्थित है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दें। एक बार सभी मित्र फटाफट से शेयर कर दें। आज जो भी जीके रहेगा वह स्टैटिक जीके रहेगा और यूपी पुलिस या यूपी एसआई इत्यादि अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही बेहतर प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच। चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए पहला प्रश्न देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। पहला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है आपका 12, बी है 9, सी है 7, डी है 6। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। पहला प्रश्न, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। बताने का प्रयास करेंगे कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें हम कि खो खो की जो टीम होती है उसकी प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 12, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे। खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देख रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। चलिए दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 40, बी कह रहा है अनुच्छेद 53, सी कह रहा है अनुच्छेद 43 और डी कह रहा है अनुच्छेद 54। चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी मित्र ध्यान देंगे। अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका पूछ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, संघ की कार्यपालिका पूछी जा रही है आप सभी से। संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित रखता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे आप सभी दोस्तों। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 43 अथवा अनुच्छेद 54। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे का राइट आंसर आपका बी सही है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है 53, अनुच्छेद 53, उनके उत्तर पूर्णतः सही है। दूसरे का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन बी के साथ। क्योंकि चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरे का, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आ चुका है आप सभी के सामने। तीसरा प्रश्न कह रहा है आप सभी से, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। फटाफट से बताइए दोस्तों, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगा खान पैलेस भारत के महाराष्ट्र
राज्य में स्थित है? जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है महाराष्ट्र, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। तीसरे का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 31 मई, बी कह रहा है 30 जून, सी कह रहा है 30 जुलाई और डी कह रहा है 30 मई। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 31 मई, बी है 30 जून, सी है 30 जुलाई और डी है 30 मई। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वह आपके 31 मई को मनाया जाता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चौथे का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका हिमा दास, बी है पीवी सिंधु, सी है साइना नेहवाल और डी है मनिका बत्रा। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? चलिए 5वें का ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं? चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि वह महिला आपकी पीवी सिंधु जी हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है पीवी सिंधु, उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? देखिए तीसरे का आपका टिप्पणी भी दिया गया है। कह रहा है बैडमिंटन कांस्य पदक मैच में पीवी सिंधु ने हे बिंगजियो को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? जाना था, है तो है नहीं, वर्तमान समय में तो है नहीं, क्षमा चाहते हैं दोस्तों, माना जाता था। ऑप्शन ए है राजेंद्र, बी है राजाराज, सी है दंतिदुर्ग और डी है आपका विजयालय। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें, उससे पहले आप 6 का ऑप्शन टिक करेंगे कौन सा राइट होगा। बताइए दोस्तों, 6 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो माना जाता था वह राजाराज था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है राजाराज, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। इसका राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन बी के साथ, राजाराज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का स्पेस संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? चलिए, ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 235, बी है अनुच्छेद 239, सी है अनुच्छेद 233 और डी है अनुच्छेद 234। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 7वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? बताइए दोस्तों, बताने का प्रयास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह आपका अनुच्छेद 239 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है 239, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 7 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी 42। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका केरल, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का जरूरी कर दिया है? चलिए बताइए दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 8 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों आप सभी। फटाफट से कमेंट करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह भारत का तमिलनाडु राज्य है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है तमिलनाडु, उनके उत्तर पूर्णतः सही है। 8 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है, हॉकी मैदान का आयाम क्या होगा? हॉकी मैदान का आयाम क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई पूछी जा रही है दोस्तों कि हॉकी का मैदान कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है। बताइए दोस्तों, हॉकी का मैदान का आयाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका 91.4 मल्टीप्लाई 55 मीटर। बी कह रहा है 100 मल्टीप्लाई 55 मीटर। सी कह रहा है 90 मल्टीप्लाई 50 मीटर और डी कह रहा है 100.3 मल्टीप्लाई 50 मीटर। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है। 91.4 गुणे 55 मीटर, 100 गुणे 55 मीटर, 90 गुणे 50 मीटर अथवा 100.3 इंटू 50 मीटर। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, बताने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है। तो आप सभी के लिए बता दें हम कि हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वह आपका 91.4 गुणे 55 मीटर होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 9 नंबर का राइट आंसर जाता है ऑप्शन आपके ए के साथ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। वर्तमान में उसका दूसरा नाम है, पहले सदिर नृत्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, बी है कथकली, सी है कथक, डी है मणिपुरी। चलिए दोस्तों
भारत का वह कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और वह सदिर के नाम से, और वह किस नाम से, सदिर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। 10वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। 10 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वह कौन सा नृत्य है बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि वह नृत्य आपका भरतनाट्यम है, जिसे सदिर के नाम से जाना जाता था और यह मुख्य रूप से मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से मंदिरों को समर्पित है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है 10 का, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आप सभी से 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 2002, बी है 2001, सी है 2003 और डी है 2000। चलिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। 11 नंबर प्रश्न जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। 11 नंबर प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो सर्व शिक्षा अभियान है यह दोस्तों आपके 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है 2001, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इसमें टिप्पणी दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस भी दिया गया है इसमें कि जो सर्व शिक्षा अभियान था 2001 में शुरू किया गया। पहला प्रश्न तो ये क्लियर हुआ, 2001 में शुरू किया गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, इसकी शुरुआत किसने की। अगर ये आ जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की, तो किसने की, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। किसने की, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, ठीक है। उद्देश्य क्या था, अगर आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। आज हमने संविधान से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि संविधान से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 21, बी है आपका अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 20 और डी है आपका अनुच्छेद 23। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने का प्रावधान बनाया गया है। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 21, 22, 20, 23। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। स्कूल प्रबंधन अधिनियम का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपको बता दें कि वह अनुच्छेद आपका 21 है,
जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है अनुच्छेद 21, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। आपका 12 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP द्वारा शुरू किया गया था। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया था? 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए। 13 नंबर प्रश्न का जवाब कह रहा है आपका ऑप्शन ए कह रहा है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी कह रहा है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। सी है आपका राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण। और डी है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी दोस्त। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। 13 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने बनाई या रखी थी? अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? ऑप्शन ए है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। 14 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से बताइए दोस्तों। अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि वे आपके महात्मा गांधी थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है महात्मा गांधी, उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतः सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखेंगे, सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, नहीं है शब्द ज़्यादा ध्यान रखेंगे। नहीं है शब्द अगर आप ध्यान नहीं रखें तो आपका प्रश्न आते हुए भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 48, बी कह रहा है अनुच्छेद 47, सी कह रहा है अनुच्छेद 41 और डी कह रहा है अनुच्छेद 42। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि वह आपका अनुच्छेद 48 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उनके उत्तर पूर्णतः सही हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद
47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही है, अनुच्छेद 48। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों, जीके में इनपुट हो गया होगा दोस्तों। एक कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। उस उपकरण का नाम बताएं जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। देखिए, उस उपकरण का नाम बताएं जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए है आपका CPU, बी है ALU, सी है CU और डी है कैश। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। CPU, ALU, CU अथवा कैश। यह कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों आप सभी के सामने। यह कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह आपका CPU होता है, CPU। देखिए, हम आपको बता दें CPU क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। CPU क्या है, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो ALU है, जो आपको ALU दे रहा है, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये जो CU दिया हुआ है, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, जिसमें ये जो कैश है, यह आपकी मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा CPU। ठीक है, कैश मेमोरी को SRAM के नाम से भी जानते हैं। कैश मेमोरी को, जो आपकी कैश मेमोरी होती है, इसको SRAM के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बता दें आपको कि SRAM का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही है, CPU। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है उदंड मार्तंड, बी है तरुण भारती, सी है आनंद बाजार पत्रिका और डी है केसरी। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड, तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका अथवा केसरी। चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है आप सभी के सामने, बताने का प्रयास करेंगे। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह आपका उदंड मार्तंड है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। भारत का पहला उदंड मार्तंड पत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। ऑप्शन ए है आपका लोधी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है राजपूत वंश, डी है सैयद वंश। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें दोस्तों। लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, सैयद वंश। दोस्तों 20 प्रश्न आपके लगभग हो चुके हैं। लगभग 20 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी एक बार, सभी मित्रों से निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और एक बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर आपको बता दें, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। वह आपका कौन सा वंश था। वह आपका तुगलक वंश था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है तुगलक वंश, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। खिलजी वंश के ठीक बाद
तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें टिप्पणी दी हुई है, खिलजी वंश के तुरंत बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तुगलक वंश इनसे 1320 से 1414 तक दिल्ली में सिंहासन पर शासन किया। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, इनमें से कौन? भारत में चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करिए, 18 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है बिहार, डी है राजस्थान। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। 18 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह आपका सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो वह आपका उड़ीसा है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन ए लगाया है उड़ीसा, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा राज्य है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसका देखिए टिप्पणी दिया हुआ है यहाँ पर, इसका टिप्पणी दिया हुआ है, कह रहा है हमारे देश में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 37% मैग्नीज चीन से उत्पादित होता है। ठीक है, विश्व में अगर पूछे तो चीन, और भारत में अगर पूछे तो उड़ीसा। विश्व में अगर पूछे तो चीन, तो क्या बताएंगे आप? चीन। और भारत में तो उड़ीसा। ठीक है, समझ गए? चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है RMSA का पूर्ण रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, पूर्ण रूप का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है आपसे राष्ट्रीय उच्च माध्यम शिक्षा अध्यक्ष, बी कह रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, सी कह रहा है आपका राष्ट्र मधुर समिति अभियान, और डी कह रहा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्र मधुर समिति अभियान, कौन सा होगा इनमें से? बताइए दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। RMSA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो RMSA है उसका पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 19 का राइट आंसर जाता है आपके ऑप्शन डी के साथ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से? 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए है आपका रुपये, बी है एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, सी है विदेशी मुद्रा भंडार, और डी है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह आपके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, क्योंकि यह विदेशी है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 20 का राइट आंसर जाता है आपका सी ऑप्शन के साथ, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टिप्पणी में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न
खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। इसकी स्थापना भी कब हुई? 2008 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछी जा रही है, नहीं पूछा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है आपका बेतवा, बी है चंबल, सी है हिंडन, डी है गंडक। चलिए बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो हम दोस्तों आपको बता दें कि यमुना नदी की इनमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है? जो आपकी गंडक नदी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है गंडक नदी, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, हिंडन यह कहीं ना कहीं सहायक जरूर हुई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है चंपावत, बी है प्रयागराज, सी है देहरादून, डी है देवप्रयाग। फटाफट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो अलकनंदा नदी है भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? बताइए दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करिए आप सभी। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम दोस्तों बता दें कि जो अलकनंदा नदी है वह भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है देवप्रयाग, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 22 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों आप सभी। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1951, बी है 1959, सी है 1964 और डी है 1955। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 23 का राइट आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वह आपके 1959 ईस्वी में पारित किया गया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही है। भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे टिप्पणी दी हुई है, आयुध अधिनियम का शस्त्र अधिनियम 1959 आर्म एक्ट 1959 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे अवैध हथियारों या गोला बारूद से होने वाली जिसे अवैध हथियारों क्षमा चाहते हैं दोस्तों जिसे अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, समझ गए आप लोग? अवैध हथियारों और गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आयुध अधिनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है पेपरमिंट मेंटोस कैंडी, बी कह रहा है चॉकलेट सिरप, सी कह रहा है बड़ा प्लास्टिक टायर या ग्राउंड कवर, डी कह रहा है डाइट कोक। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 24 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि वह आपका चॉकलेट सिरप नहीं लगता है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है चॉकलेट सिरप, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय में आगे है। ऑप्शन ए है 2 घंटे, सी है 3 घंटे 45 मिनट, सी है 7 घंटे 15 मिनट और डी है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है? ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है? 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। फटाफट बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से कितना आगे है? तो हम आपको बता दें कि वह आपके 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है
5 घंटे 30 मिनट। उनके उत्तर पूर्णतया सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 25 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपका बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त, सी है बृहद्रथ और डी है आपका अशोक। चलिए दोस्तों, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? 26 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है आप सभी के सामने। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक इनमें से कौन था? बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक इनमें से कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ अथवा अशोक। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह शासक आपका चंद्रगुप्त था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है चंद्रगुप्त, उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतया सही है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था। 26 का राइट आंसर जाता है आपका बी ऑप्शन के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 36, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 23। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी दोस्तों। वह आपका कौन सा अनुच्छेद दोस्तों है? तो वह आपका अनुच्छेद 14 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है अनुच्छेद 14, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न कह रहा है नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगला भारत में कब शुरू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। कह रहा है नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1889, बी है 1861, सी है 1857 और डी है 1859। चलिए 28 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? 28 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी दोस्तों। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह दोस्तों आपके 1859 में शुरू हुआ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है 1859, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में 1859 ईस्वी में शुरू हुआ। डी इज द करेक्ट आंसर। 28 का राइट आंसर आपका डी सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। कह रहा है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने से पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने से पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए है आपका विक्रम बत्ता, बी है करम सिंह, सी है सैम मानेकशा और डी है के.एम. करियप्पा। चलिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने। 29 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। 30 प्रश्न लगभग हो चुके हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों। सभी दोस्त लगभग 5-5 अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सैम मानेकशा, सैम मानेकशा, सैम मानेकशा इज द करेक्ट आंसर। 29 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 प्रश्न देख लेते हैं। भारत में द्री उत्सव शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में डी उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में द्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है असम, डी है मणिपुर। चलिए दोस्तों फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में द्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
बताइए दोस्तों, फटाफट से का प्रयास करेंगे। भारत में द्वि उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में जो द्वि उत्सव है वह आपके अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है अरुणाचल प्रदेश, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 30 का राइट आंसर आपका जाता है बी ऑप्शन के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? चलिए फटाफट बताने का प्रयास करिए। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? हम आपको बता दें कि जो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है वह आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके उत्तर दोस्तों पूर्णतया सही है। 31 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, बी है आपका औरंगाबाद, सी है अजमेर और डी है बीजापुर। फटाफट से बताइए दोस्तों, भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? 32 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो प्रसिद्ध गोल गुंबद है वह आपके बीजापुर में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है बीजापुर, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। 32 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई? ऑप्शन ए है आपका गतका, बी है कराटे, सी है कलरी पायट्टू और डी है मैथाई। चलिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। 33 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो हम आपको बता दें कि वह आपका कलरी पायट्टू है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 33 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसकी टिप्पणी दी हुई है, कलारी पयट एक दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट युद्ध की कला है जो मूल रूप से केरल से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1853, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए 34 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे दोस्तों। आप सभी किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताने का प्रयास करिए दोस्तों। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह अधिनियम आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है जिसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही है। 34 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसकी टिप्पणी दी हुई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आप सभी से, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था? बताइए दोस्तों, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए है आपका बास्केटबॉल, बी है आपका टेबल टेनिस, सी है आपका बैडमिंटन और डी है आपका
मैदानी हॉकी। बताइए दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम में कांस्य पदक जीता था? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि वह आपका मैदानी हॉकी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है मैदानी हॉकी, उनके उत्तर पूर्णतया सही है। 35 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें टिप्पणी दी हुई है, भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक लिया। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है आपका आत्रेय समिति, बी है जीवी रामकृष्ण समिति, सी है नरसिंहम समिति और डी है केवी कामथ समिति। चलिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों से के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया था? बताइए दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। 36 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आप सभी के सामने, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 36 नंबर प्रश्न, तो हम आपको बता दें कि वह आपके केवी कामथ समिति बनाई गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी लगाया है केवी कामथ समिति, उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। 36 का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन टी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के सूर्य के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। इनमें से कौन चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका धूमकेतु, बी है उपग्रहों, सी है क्षुद्र ग्रह और डी है बौना ग्रह। फटाफट बताइए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने, बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। वह कौन है? तो हम आपको बता दें कि वह आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उनके उत्तर पूर्णतया सही हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 37 का आपका राइट आंसर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन ए है आपका उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। चलिए फटाफट बताने का प्रयास करिए दोस्तों, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? 38 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। तो हम आपको बता दें, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह आपका राज्य उत्तर प्रदेश है। वह आपका राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसमें महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है। बेसिन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है उत्तर प्रदेश, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। 38 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने स्टैटिक जीके का। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? ऑप्शन ए है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, बी कह रहा है बाजीराव को, सी कह रहा है टीपू सुल्तान को और डी कह रहा है आसफ जाह को। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो हम आपको बता दें, मैसूर का बाघ के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति जो है वह आपका भैया टीपू सुल्तान है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन सी लगाया है टीपू सुल्तान के बारे में सभी लोग जानते होंगे, उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 39 का राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी
कराने के लिए उसमें हमने टिप्पणी दे दी थी, इसलिए क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है। 40 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है? कर्कट रोग के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम 27, बी है कोबाल्ट 60, सी है सीसा 64 और डी है आयरन 56। चलिए दोस्तों 40वें प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों। यह थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर, बहनें हमारे चैनल पर नई हैं, वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बी सही है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 इज द करेक्ट आंसर। 40 का राइट आंसर आपका जाता है बी ऑप्शन के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर।